हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताना शुरू करती हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने भाई और उसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनके साथ रह रही हूँ। मेरे पास एक इवेंट प्लानिंग कंपनी है जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेरे माता पिता ने मुझे ये कंपनी क्यों दी। मैं हमेशा से मेहनती रही हूँ और इवेंट प्लानिंग क्षेत्र में मेरी रुचि रही है। दूसरी ओर मेरा भाई सचिन हमेशा से लापरवाह और गैरजिम्मेदार रहा है। वो हमेशा से थोड़ी बचकानी हरकतें करता आया है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वो ऐसे इसीलिए करता है क्योंकि वो परिवार में सबसे छोटा है। इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने की सोची थी। मेरे माता पिता भी उसके इस रवैये से तंग आ गए और उन्होंने उसे आखिरकार अपने घर से बाहर निकाल ही दिया। चलो पहले अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं ऑफिस में अपने लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त हूँ। रेखा, मेरे भाई की प्रेमिका, कुछ दस्तावेजों के साथ मेरे कार्यालय में आती है। रेखा मेरी निजी सहायक के रूप में काम करती है और वो वर्तमान में 12 हफ्ते की गर्भवती है। मेरा और उसका रिश्ता बहुत ही अजीब है। कुछ पल वो मेरे प्रति अच्छी होती है, लेकिन उसके कुछ पल बाद ही वो मेरे प्रति चिड़ी हो जाती है। उसने मुझे बताया कि एक ग्राहक है जो चाहता है कि मैं उसके चैरिटी समारोह की योजना बनाऊं। वो मुझे दस्तावेज सौंपती है जिसमें इवेंट का सारा ब्यौरा होता है। मैं उसे एक बार देखकर उसे शुर्कियां बोलती हूँ। बाहर निकलने से पहले वो मुझे अपनी एक नकली मुस्कान देती है। मैं सच में समझ नहीं पा रही कि वो मेरे प्रति इस तरह क्यों व्यवहार करती है, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, भले ही कभी कभी वो मुझसे ढंग से पेश नहीं आती। कुछ घंटों बाद मैंने नीचे खान पान विभाग में जाने का फैसला किया। मैंने सचिन को आराम करते हुए देखा जबकि अन्य कर्मचारी काम में व्यस्त हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मेरा भाई और उसकी प्रेमिका मेरे लिए क्यों काम करते हैं। मेरे माता पिता द्वारा सचिन को बाहर निकालने के बाद उसे पता चला कि रेखा गर्भवती थी। जब सचिन 18 साल का हो गया तो उसने कॉलेज न जाने का फैसला किया। इसलिए टीनेजर होने के बाद से वो छोटी मोटी नौकरियां कर रहा था। हालांकि अपनी आलस की वजह से बहुत आराम से रहने लगा। दूसरी ओर रेखा एक ऐसे परिवार से आती है जो हमसे कम भाग्यशाली है। वो कॉलेज में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा और उसका लोन के लिए आवेदन भी मना कर दिया गया था। कम से कम सचिन ने मुझसे यही कहा था। इसलिए जब वे अपने सूटकेस के साथ मेरे घर आए और मुझसे उनकी मदद करने की गुहार लगाई, मैं उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। साथ ही उनकी फाइनेंशियली में मदद करने के लिए मैंने उन्हें नौकरी की पेशकश की, इस शर्त पर कि वे काम कड़ी मेहनत से करें और इस बात का फायदा न उठाए कि मैं उनकी बॉस हूँ। और स्टीवन के आलस्य को छोड़कर अब तक ये अच्छा चल रहा है। वो एक कैटरर है और मैंने ये सुनिश्चित किया कि उस पर नजर रखने के लिए उसके पास एक निरीक्षक हो। मैं उसे हेलो करती हूँ और वो तुरंत बैठ जाता है। वो मेरा जवाब देता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो इनवॉइसेस भरने में व्यस्त हो। मैं उससे पूछती हूँ कि काम कैसा चल रहा है और उसने मुझसे कहा कि चीजें धीमी हैं लेकिन अच्छा चल रहा है। मैंने अपना सिर हिलाया और उसे याद दिलाया कि हमारे माता पिता आज रात के खाने के लिए आ रहे हैं। वो शक्ल बना लेता है और मैं उससे कहती हूँ उसे इस डिनर का फायदा उठाकर हमारे माता पिता को बता देना चाहिए कि रेखा गर्भवती है, क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते थे। हमारे माता पिता ज्यादा सख्त नहीं हैं। वे असल में अन्य माता पिता की तुलना में थोड़े अधिक शांत स्वभाव के हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि सचिन उन्हें गर्भावस्था के बारे में बताने में इतना समय क्यों लगा रहा है। वो मुझसे कहता है कि मेरे बाहर जाने से पहले वो इसके बारे में सोचेगा। अब शाम हो चुकी है और मैं अपनी माँ के साथ रसोई में हूँ जो डिनर की तैयारी में मेरी मदद कर रही है, जबकि सचिन और रेखा हमारे पिता के साथ कमरे में बैठे हैं। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि सचिन और उसकी प्रेमिका के साथ रहना कैसा लग रहा है। हाँ, मेरी माँ रेखा की सबसे बड़ी प्रशंसक नहीं है। उन्हें लगता है कि रेखा सचिन पर हावी है और उसे कोई सम्मान नहीं देती। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी माँ को थोड़ी ईर्ष्या है। मैं उनसे कहती हूँ कि उनके साथ रहना बुरा नहीं है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। जब हम कमरे में डिनर लगाने जाते हैं तब वो थोड़ा शक्ल बना लेती है। वो रेखा को पुकारती है जो तुरंत उनकी तरफ देखती है। वो कहती है कि वो मेरी डिनर लगाने में मदद करे जब तक वो किचन से खाना ला रही हैं। रेखा तुरंत उठती है और मेरी मदद करती है।
हम सभी मेज के चारों ओर बैठे हैं, डिनर खा रहे हैं, जब सचिन बोलता है कि वो और रेखा का एक बच्चा होने वाला है। कुछ मिनटों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और फिर मेरे पिता उन्हें बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो दादा बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। रेखा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। हालांकि मेरी माँ कई सवाल पूछने लगती है जिनका जवाब देने में उन्हें दिक्कत होती है। मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मेरी माँ कभी कभी बहुत कठोर हो सकती है, खासकर जब वो नाराज या क्रोधित हो। मेरे पिता ने मेरी माँ की बात बीच में ही काट दी और गर्भवती जोड़े से पूछा कि वे बच्चे को पालने की क्या योजना बना रहे हैं। जब सचिन हमारे पिता को आत्मविश्वास से बताता है कि वो और रेखा यहाँ बच्चे का पालन पोषण करेंगे, तो मैंने लगभग खाना वहीं उगल दिया। उन्होंने मेरे साथ इस बारे में कभी बात नहीं की थी और जहाँ तक मुझे याद है वो यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए ही रह रहे थे। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि क्या मुझे इसके बारे में पता था और मैंने अपना सिर हिला दिया। मैंने अपने माता पिता को बताया कि इसके बारे में पहले कभी कोई बात नहीं हुई थी। सचिन फिर मुझसे पूछता है कि मैं उन दोनों से कहाँ जाने की उम्मीद कर रही हूँ। मैं उसे याद दिलाते हुए जवाब देती हूँ कि उन दोनों के पास अब नौकरियां हैं और उन्हें किराए के लिए जगह की तलाश शुरू करनी चाहिए। रेखा हल्की सी आवाज में कहती है, उस छोटी सी तनख्वाह के साथ जो तुम हमें देती हो, मैंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। मेरे पिता ने कहा कि उसे जिम्मेदार बनना शुरू करना होगा और मैं सही हूँ। मेरी माँ तब कहती है कि सचिन मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं उसकी, रेखा और उनके बच्चे की देखभाल करूं। वो शक्ल बनाकर कहता है कि उसे कोई आश्चर्य नहीं है कि वे मेरा पक्ष ले रहे हैं क्योंकि मैं उनकी पसंदीदा हूं। मेरे पिता उससे कहते हैं कि इसका पसंदीदा से कोई लेना देना नहीं है। उसे यानी सचिन को बढ़े जैसा व्यवहार करना है और हर किसी से ये उम्मीद करना बंद करनी है कि सब उस पर बच्चे की तरह ध्यान देंगे। रेखा टेबल से ये कहकर उठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे लेटने की जरूरत है। वो खड़ी होती है और उस कमरे की ओर जाती है जिसमें वो और सचिन इस समय सो रहे हैं। सचिन हमारे माता पिता को अलविदा कहे बिना उसके पीछे पीछे चला जाता है। मेरे पिता अपना सिर हिलाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं उनके बचकाने नखरे कैसे सहती हूँ। मैंने अपने कंधे उचकाए और किचन की सफाई शुरू कर दी। धीमे स्वर में मेरी माँ मुझसे पूछती है कि क्या रेखा कभी घर के कामों में मदद करती है और क्या वो कभी खाना बनाती है। मैं सोचने के लिए कुछ समय लेती हूँ और मुझे एहसास होता है कि सचिन और रेखा दोनों कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करते हैं। मेरी माँ मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए मुझे घूर कर देखती है। मैं झूठ बोलती हूँ और कहती हूँ कि रेखा घर के कामों में मेरी मदद करती है। मैं अपनी माँ को राचेल को नापसंद करने की एक और वजह नहीं देना चाहती थी। 2 हफ्ते बीत गए और मैंने रेखा को चैरिटी कार्यक्रम के बारे में पूछने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने उससे कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक से संपर्क करने के लिए कहा था और उसने कभी वैसा नहीं किया। वो मुझे बताती है कि जब उसने ग्राहक से संपर्क किया तो उसने उससे कहा कि उसे अब हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। खैर, ये अजीब है। जब रेखा ने पहली बार उससे कहा था कि वो हमारी सेवाओं का उपयोग करना चाहता है तो वो बहुत दिलचस्पी लेने लगा था। जब मैं शाम को घर पहुंचती हूँ तो मुझे पूरे फर्श पर प्लास्टिक की थैलियां बिखरी हुई मिलती हैं। सचिन किराने का सामान अलमारी में डालने में व्यस्त है और मैंने देखा कि रसोई में एक और फ्रिज है। मैंने उससे फ्रिज के बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि उसने इसे 1 हफ्ते पहले ऑन ऑर्डर किया था। मैं असमंजस में हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक फ्रिज है, तो उसे दूसरा फ्रिज लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई। वो मुझसे कहता रहा कि ये नया फ्रिज केवल उसके और रेखा के लिए होगा और मुझे उनके द्वारा मेरे किराने के सामान को छूने या उपयोग करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो अजीब है क्योंकि मैंने कभी हमारे द्वारा किराने का सामान बांटने के बारे में शिकायत नहीं की है। मैंने उनसे केवल किराने का सामान खरीदने में योगदान देना शुरू करने के लिए कहा था क्योंकि ये सही नहीं था कि मैं हम तीनों के लिए हर महीने किराने का सामान खरीद रही थी, जबकि नौकरियां हम तीनों के पास थीं। रेखा एक महंगी पोशाक पहनकर रसोई में चली आती है। मैंने उसकी ओर देखा कि उसने नई हेयर स्टाइल बनाई है। उसके पास ये सब करने का समय कब था? उसके काम पर जाने का समय शाम 5 बजे है और अभी केवल 7 बजे है। मैं अगले शहर में होने वाले एक कार्यक्रम के लिए एक ग्राहक के साथ बात पक्की करने के लिए ऑफिस से कुछ 2 बजे निकली थी।
मैंने रेखा से पूछा कि उसने कितने बजे ऑफिस छोड़ा, पर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं खुद को दोहराती हूँ और वो अभी भी मुझे नज़रअंदाज करती है। मैं उसे बोलना शुरू करती हूँ कि अगर मुझे पता चला कि उसने बिना पूछे हुए जल्दी लीव ली है तो मैं उसके वेतन से एक निश्चित राशि काट लूंगी, क्योंकि वह घंटे के आधार पर काम करती है। सचिन मुझसे कहता है कि मैं इतनी गंदी ना बनूं और मैं उसे जवाब देती हूँ कि यह बिजनेस का मामला है। मैं उसे ये भी बताती हूँ कि यदि महत्वपूर्ण ग्राहकों ने उस समय फ़ोन किया जब मैं बाहर थी तो एक निजी सहायक का पूरा काम यही है कि वो उस समय आपकी मदद कर सके। रेखा शक्ल बनती है और किचन से बाहर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने कार्यालय में अपने ईमेल देखने में व्यस्त हूँ, क्योंकि व्यवसाय काफी समय से सही नहीं चल रहा है, जो अजीब है। आखिरकार आमतौर पर यह साल का सबसे व्यस्त समय होता है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है और सचिन का निरीक्षक दीपक अंदर आता है। रेखा आज नहीं है क्योंकि उसे डॉक्टर से मिलना था। दीपक एक सीट लेता है और मुझे बताता है कि उसे शक है कि सचिन धोखाधड़ी वाले इनवॉइस लिख रहा है। मैंने दीपक से कहा कि बिना सबूत के ये बहुत बड़ा आरोप है। मेरा मतलब है कि स्टीवन बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। दीपक ने मुझसे कहा कि वो जानता है कि ये एक बहुत बड़ा आरोप है और वो ये भी समझता है कि सचिन मेरा भाई है, इसीलिए वो इस मामले को अकाउंटिंग विभाग में ले गया और अब मैनेजर जांच कर रहा है। उसने मुझे कहा कि उसने इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया है, लेकिन वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सचिन कोई धोखाधड़ी वाली गतिविधियां नहीं कर रहा है। मैं उसे शुक्रिया कहती हूँ और उससे कहती हूँ कि एक बार जब मैनेजर उसे जवाब दे दे तो उसे मुझे तुरंत रिपोर्ट करना है। मैं उससे ये भी कहती हूँ कि अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो हमें सचिन से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करना है। कुछ दिनों बाद दीपक को सचिन के बारे में जानकारी लेकर मेरे कार्यालय में आए 1 सप्ताह बीत चुका है। मैं इस समय बैंक में हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 1 महीने से मुझे बैंक अधिसूचना नहीं मिल रही है, जो वास्तव में अजीब है। मैं सलाहकार को अपनी परेशानी बताती हूँ और वो अपने कंप्यूटर पर कुछ करना शुरू कर देती है। उसने मुझे बताया कि मैंने अपने ऐप पर अपनी सेटिंग्स बदल ली है। मैं उसे असमंजस में देखती हूँ और बोलती हूँ कि मैं शायद ही कभी अपनी सेटिंग्स बदलती हूँ। वो मुझे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाती है और बताती है कि ठीक 1 महीने पहले रात 11 o'clock बजे के आसपास मैंने अपनी मैसेज सेटिंग बदल दी थी ताकि कोई और मैसेज प्राप्त न हो। मैंने तब ये भी देखा कि मेरी डेली लिमिट भी बढ़ गई थी, जिसे बदलना मुझे याद नहीं था। मैं अपने हैंडबैग से अपना पर्स निकालती हूँ और उसमें देखती हूँ कि मेरा क्रेडिट कार्ड वहाँ नहीं है और वो हमेशा मेरे पर्स में ही रहता है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मैं इसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में लिए करती हूँ। सलाहकार ने मुझे बताया कि मेरे क्रेडिट कार्ड खाते पर बहुत सारा कर्ज जमा हो गया है। वो आगे कहती है कि ये पिछले लेन देन रिकॉर्ड के अनुसार मेरे द्वारा आमतौर पर खर्च किए जाने से अधिक है। मेरी चिंता बढ़ने लगती है क्योंकि मैं बहुत चिंतित महसूस कर रही हूँ। जब मैं किए गए लेन देन को देखने के लिए स्क्रीन पर देखती हूँ तो मेरा शरीर तुरंत स्थिर हो जाता है। मैंने देखा कि मेरा क्रेडिट कार्ड किसी हेयर सैलून, किराने की दुकान आदि पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला लेन देन ये था कि किसी ने एक बिल्कुल नए प्लाज्मा टीवी और 3 रातों के लिए एक महंगे होटल की बुकिंग के लिए मेरा कार्ड इस्तेमाल किया था। मेरा पूरा शरीर मानो जैम सा जाता है और मैं सलाहकार से कहती हूँ कि मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए और कृपया इस महीने के लिए मेरे लेन देन दस्तावेज का प्रिंट आउट ले लिया जाए। वो बिल्कुल वही करती है जो मैं उससे कहती हूँ और बाहर जाने से पहले मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ। मैं तुरंत घर भागी और अपने ऑफिस की तलाशी ली। मेरा ऑफिस बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं उसे छोड़ DH के गई थी। मैं लेन देन के दस्तावेज देखती हूँ और ये मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि दोषी संदिग्ध रेखा और सचिन हैं। मुझे सब कुछ याद आने लगा। रेखा का नया हेयर स्टाइल, किराने का सामान, और अब मैंने देखा कि मेरे कार्ड से फ्रिज के लिए भुगतान किया गया था। और हाल ही में नया फ्रिज किसने खरीदा? स्टीवन ने। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे अपने बेवकूफ़ी भरे कामों के लिए मेरे कार्ड का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं उनकी हर चीज़ का ख्याल नहीं रखती। जैसे ही मैं अपनी माँ को फ़ोन करने वाली होती हूँ, मेरे दरवाजे पर एक नॉक होता है और वहाँ मेरी एक ग्राहक थी, रिया। वो हमारी रेगुलर ग्राहक है। वो हमेशा जन्मदिन समारोह, डिनर आदि की योजना बनाने के लिए हमें काम पर रखती है। मैं उसे अंदर आमंत्रित करती हूँ और फिर हम आंगन में बैठ जाते हैं। मैं उससे पूछती हूँ कि
वो यहाँ क्यों आई है। वो मुझसे कहती है कि इस पूरी स्थिति की वजह से असहज महसूस कर रही है और उसने सोचा कि उसे जो ऑफर हुआ है उस पर सोचने से पहले उसे मुझसे बात कर लेनी चाहिए। वो चुप हो जाती है क्योंकि वो मेरे चेहरे के हाव भाव में भ्रम देख सकती है और फिर कहती है, रुको, तुम्हें सच में पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है और उसकी जवाब ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। रिया ने अभी मुझे बताया किया कि मेरे भाई और उसकी मूर्ख गर्लफ्रेंड ने अपना खुद का इवेंट प्लानिंग व्यवसाय शुरू कर दिया है और वे मेरे ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया को इसके बारे में तब पता चला जब उसने मेरे ऑफिस में फोन किया था तो रेखा ने उसे बताया था कि मेरा कैलेंडर पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन सचिन और वो उसके लिए कार्यक्रम की योजना बना सकते थे, जो उसे संदेह लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि सचिन मेरे लिए काम करता है। वो मुझे बताती है कि रेखा ने उसे अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम पेज भी दिया था। मैं उससे मुझे नाम बताने के लिए कहती हूँ और वो बता देती है। मैं अपना फोन निकालकर उसे ढूंढती हूँ और वहाँ है वो, सचिन एंड रेखा इवेंट्स। मैं इंस्टाग्राम पेज देखती हूँ कि वे मेरे सोशल मीडिया पेजों की तस्वीरों का इस्तेमाल बहुत खराब फोटोशॉप तकनीक से कर रहे थे। मैं सच में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही। मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद वे मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी शुरू करके और मेरे ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करके कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर रिया ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता। जैसे ही वे घर पहुंचेंगे मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। ये अगला दिन है और मैं काम पर हूं। सचिन और रेखा कल रात घर नहीं आए, जिससे मुझे उत्सुकता हुई कि वे कहाँ सोए थे और वे घर क्यों नहीं आए। रेखा का परिवार इस तरफ नहीं रहता और मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि वे अपने घर पर नहीं थे। कुछ घंटे बीत गए और रेखा काम पर नहीं आई। मैंने सचिन से मिलने जाने का निर्णय लिया और वो भी अपनी डेस्क के पास नहीं था। आखिर ये बेवकूफ लोग हैं कहाँ? जैसे ही मैं खानपान विभाग के चारों ओर देख रही थी, दीपक हाथ में कागजों का एक गुच्छा लेकर मेरी ओर दौड़ा। वो मुझसे कहता है कि सचिन द्वारा धोखाधड़ी वाले इनवॉइसेस लिखने के बारे में वो सही था। हम उसके ऑफिस में जाते हैं और वहां मैनेजर अपने निजी सहायक के साथ पहले से ही मौजूद है। मैनेजर ने मुझे सूचित किया कि ऐसा लगता है कि सचिन नकली इनवॉइसेस लिख रहा था और मेरे नकली हस्ताक्षर बना रहा था ताकि ऐसा लगे कि मैं ही इन इनवॉइसेस को मंजूरी दे रही थी। मैं मैनेजर से पूछती हूँ कि उसे कैसे पता नहीं चला कि कोई मेरे जाली हस्ताक्षर कर रहा है। वो अपने सहायक की ओर देखता है, जो बताता है कि उसने सचिन द्वारा सौंपे गए इनवॉइसेस की पूरी तरह से जांच नहीं की थी, क्योंकि वो हमेशा उससे कहता था कि वो मेरा भाई है और यदि उसने वो नहीं किया जो उसने कहा था तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। भले ही मैं गुस्से में हूं, मैं समझती हूं कि सहायक ने ऐसा क्यों किया। वो केवल कुछ हफ्तों से यहाँ काम कर रहा है, इसलिए ये समझ में आता है कि वो सचिन पर विश्वास क्यों किया। लेकिन मेरे मैनेजर भी इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इन कागजों की 2 बार जांच होनी चाहिए थी। मैं गुस्से से तमतमाते हुए दीपक के ऑफिस से बाहर आई। सचिन ने न केवल मुझसे चोरी की, बल्कि वो कंपनी से भी पैसे चुरा रहा था। वाह, वो कितना लालची है। मेरे माता पिता ने मुझे उसे काम पर रखने के बारे में चेतावनी दी थी और मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। उसे केवल अपनी परवाह है। वो किसी भी चीज के लिए काम नहीं करना चाहता। वो सिर्फ उम्मीद करता है और चीजें अपने हाथ में चाहता है। कितना बेकार लड़का है। दिन आगे चलता गया और उन मतलबी लोगों का कोई पता नहीं है। मैं घर जाती हूँ और वे अभी भी कहीं नहीं मिले। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं चिंतित हुए बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया है तो फिर क्या होगा। मैं उन्हें कॉल करने की कोशिश करती हूँ और कोई नहीं उठाता। मैंने उनके बिजनेस पेज को चेक करने का फैसला किया और देखा कि एक कहानी अपलोड की गई है। मैं उस पर क्लिक करती हूँ और मुझे पता चलता है कि किसी काम की वजह से वो एक जगह होंगे। फिर मैं स्टीवन के पेज पर जाती हूँ और उसकी स्टोरी देखती हूँ, और वाह, ये लड़का ये दिखाने में व्यस्त है कि वो कल एक होटल में एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो घर नहीं आ रहा है और ना काम पर। 1 मिनट, मैं अपने ऑफिस जाती हूँ और बैंक से दिए गए दस्तावेज को जांचना शुरू करती हूँ। मैंने इसे देखा और पाया कि मेरे कार्ड पर एक होटल की बुकिंग की गई थी, जिसका मतलब है कि मेरे बेवकूफ भाई ने मेरे पैसे का इस्तेमाल अपने और रेखा के रहने के भुगतान करने के लिए किया था। जैसे ही क्रोध मेरे दिमाग को घेर लेती है, मैं बदला लेने की सही योजना बनाने में कामयाब हो जाती हूँ। वे मुझसे पंगा लेने का सबक सीखने वाले हैं। कुछ दिनों बाद मैं उस जगह पहुँचती हूँ
और बाहर से देखकर ही बता सकती हूँ कि सब कुछ बेकार हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये जन्मदिन की पार्टी हो, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर है। मैं प्रवेश करती हूँ और तुरंत सचिन को देखती हूँ, जो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रहा है। मैं उसकी ओर बढ़ती हूँ, लेकिन कोई मेरा हाथ खींच लेता है। मैं मुड़ के देखती हूँ तो वह रेखा है। मैं उससे मेरा हाथ छोड़ने के लिए कहती हूँ और वो मुझसे उल्टा पूछती है कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से हटाया और सचिन की तरफ कदम बढ़ाया, जबकि वो मुझे पीछे हटाने की कोशिश करती रही। मैंने सचिन का नाम चिल्लाया और उसने चौंक के मेरी तरफ देखा। वो मेरी ओर दौड़ता है और मुझसे हजारों सवाल पूछने लगता है, लेकिन मैं उसकी तरफ सिर्फ घृणा से देखती हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उसे धक्का देती हूँ और वो लड़खड़ा कर पीछे हट जाता है। मैं उससे पूछती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और अपनी ही बहन को धोखा कैसे दे सकता है। वो मुझे जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। रेखा मुझसे कहती है कि मुझे चले जाना चाहिए और मैंने उससे कहा कि उसे चुप रहना चाहिए और पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। फिर मैं अपनी आवाज उठाने लगी। सचिन ने बोला कि क्या हम इसके बारे में इवेंट के बाद बात कर सकते हैं, और मैंने जवाब दिया कि नहीं। जब माँ और पिताजी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, तब मैंने तुम दोनों को अपने यहाँ जगह दी। मैंने एक बार भी तुमसे इन सब का हिसाब नहीं मांगा या कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और परिवार एक दूसरे के लिए यही करता है। मैं उस पर चिल्लाई। मैंने देखा कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी। रेखा शक्ल बनाकर मुझसे बोलती है कि मुझे ड्रामा करना बनना अब बंद कर देना चाहिए। मैं उससे कहती हूँ कि उसे इस मामले से दूर रहने की जरूरत है। गुस्से में आकर वो चिल्लाने लगती है कि मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ और मुझे बिजनेस चलाना भी नहीं आता। मैं असमंजस में उसकी ओर देखती हूँ। सचिन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। वो मुझसे कहती है कि उसे इस बात से नफरत है कि मैं इतनी संपन्न हूँ, जबकि उसे और सचिन को संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें कभी भी किसी चीज का आनंद नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा कि वह मेरी समस्या कैसे है, और उसने जवाब देते हुए कहा कि सचिन ही कंपनी का असली मालिक है और मेरी जगह उन दोनों को होना चाहिए था। वो मुझसे कहने लगी कि मैं बदसूरत हूँ और कोई भी मेरे जैसे बदसूरत से कभी शादी नहीं करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे माता पिता को मुझ पर दया आती है। मैं बस हंसना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये बकवास है। इस लड़की के पास मुझे नापसंद करने का कोई वैध कारण नहीं है। मैं उससे कहती हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है कि मैं सफल हूँ और सचिन नहीं। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और सचिन ने आलसी होने का फैसला किया, और ये सब उसी की वजह से है। सचिन मुझसे चुप रहने को कहता है। वो चिल्लाने लगता है कि उसे कंपनी चलानी चाहिए क्योंकि वो हमारे माता पिता का इकलौता बेटा है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैंने उसका जन्म सिद्ध अधिकार और विरासत चुरा लिया है। मैं हंसकर उससे पूछती हूँ कि क्या उसे लगता है हम गेम ONF थ्रोन्स के कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो जो भी कह रहा है वो सिर्फ बकवास है। वो ये कहते हुए जवाब देता है कि मैंने हमारे माता पिता में उसके खिलाफ जहर भर दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और उस पर भरोसा नहीं किया। मैं बस अपना सर हिलाकर उसे कहती हूँ कि बस ये समय ही दुखद है। रेखा फिर कहना शुरू करती है कि वो मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने को गलती नहीं मानती है। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा गुस्सा मुझे निगल जाएगा और मैं ये सोचकर खुद को रोकने की कोशिश करती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। एक सिक्योरिटी गार्ड आकर रेखा को बोलने लगता है कि होस्ट ने कहा है कि हम वहां से चले जाए। हम चारों ओर देखते हैं और पता चलता है कि हमें वहां मौजूद सारे लोग हमें घूर कर देख रहे हैं। होस्ट स्टीवन को कहने लगती है कि वो उसके काम और व्यवहार से निराश है। फिर उसने ये बोला कि इसके बाद वो कभी भी उसके सर्विसेज पे यकीन नहीं कर पाएगी। मैं मुस्कुराकर जोर से कहती हूँ कि मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है। मैं बाहर जाने लगती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं इस इवेंट को खराब करूं और सबके सामने उनका मजाक बनाऊं। उन्होंने न ही सिर्फ अपने आप को बुरा साबित किया, पर अपना मजाक भी बनवा लिया। वो और मजे वाली बात थी। कुछ समय बाद आपने पक्का ये सोच लिया होगा कि उसके बाद अब और क्या ड्रामा हो सकता है, पर आपको पता ही है, परिवार में तो ड्रामा चलता ही रहता है। मेरे भाई और रेखा को अपमानित करने के बाद वे अगले दिन मेरे माता पिता के साथ मेरे घर आए। सचिन ने उनसे झूठ बोला और दावा किया था कि मैं व्यवसाय से चोरी कर रही हूँ और कंपनी चलने के लायक नहीं हूँ। जब मेरे माता पिता ने मुझसे इन दावों के बारे में पूछा
तो मैं बस शांति से अपने ऑफिस गई और वो सारे बैंक दस्तावेज ले आई जो मेरे पास पहले से थे। दीपक ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया था, ये साबित करने के लिए कि सचिन एक धोखेबाज था। जहां मेरे माता पिता दस्तावेज देख रहे हैं, वहां वो ये सोच रहा है कि मैंने उन्हें ऐसा क्या दिखा रही हूं। मेरे पिता सचिन की ओर देखते हैं और उनके चेहरे पर निराशा है। वो सचिन से कहते हैं कि वो उसे अपने पास कहीं भी नहीं देखना चाहते। मेरी माँ उससे पूछती है कि उसने उनसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। सचिन कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे माता पिता बस अपना सिर हिला देते हैं। मैं सचिन को देखकर बोलती हूँ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसे कंपनी के आसपास कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं उससे ये भी कहता हूँ कि यदि उसने मेरे क्रेडिट कार्ड पर जमा हुआ कर्ज नहीं चुकाया तो मैं उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगा दूंगी। रेखा चिल्लाती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे घूर कर कहती हूँ कि मैंने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। मैं उसे चेतावनी देती हूँ कि वो कभी भी मुझे रेफरेंस की तरह इस्तेमाल न करे, वरना मैं सबके सामने उसका सच उगल दूंगी। वो मुझे गालियां देने लगती है। मैं उस कमरे में जाती हूँ जिसमें वे सो रहे थे और उनके सूटकेस बाहर फेंक देती हूँ। रेखा तुरंत चुप हो जाती है। सचिन मुझसे पूछता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस उससे ये कहती हूँ कि मैं उन्हें अपने घर से निकालना चाहती हूँ। वे दोनों चौंक के मेरी तरफ देखते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि वो अपना सामान यहाँ से ले जाएं और दोबारा मेरे घर के आसपास भी न दिखे। सचिन मुझसे कहता है कि मैं मजाक करना बंद करूं। मैं सिर्फ इतना जवाब देती हूं कि मैं पूरी तरह से गंभीर हूं। मैं उनसे कहती हूं कि अगर उन्होंने 10 मिनट में घर खाली नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सचिन मेरे माता पिता से कहता है कि वे मुझे अपना स्वार्थी व्यवहार बंद करने के लिए कहें। वे कुछ नहीं करते। मेरी माँ कहने लगती है कि वो दोनों इसी के लायक हैं और मैं जो कर रही हूँ वो सही है। ये महसूस करते हुए कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं है, सचिन मुझसे दोनों को घर से बाहर नहीं निकालने को कहता है और अपनी प्रेमिका की प्रेग्नेंट होने की बात छेड़ने लगता है। मैं उससे कहती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये बकवास करने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने अपना सामान पैक किया और मेरा घर छोड़ दिया। मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि वे रेखा के सबसे अच्छे दोस्त के छोटे से घर में रह रहे हैं। मेरे अंदर का एक हिस्सा उन्हें बाहर निकालने के बारे में बुरा महसूस करता है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें माफ करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई हूँ। उन्होंने जो किया वो बहुत बुरा और स्वार्थी था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो मुझे पता है कि वो खुद को इस झंझट से भी बचा लेंगे। मेरी एकमात्र चिंता मेरी भतीजी या भतीजा है, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं खुद को दोषी न मानूं, क्योंकि हर चीज का कुछ न कुछ नतीजा होता है। उन्हें अपना सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन मुझे फिर भी इस बात का बुरा लग रहा है।